हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और अच्छा ही रहना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड सोलर सिस्टम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें दो तरह की थ्योरीज होती है। एक होती है मोनिस्टिक थ्योरीज, दूसरी होती है ड्यूअलिस्टिक थ्योरीज। मोनिस्टिक थ्योरीज मैंने पढ़ा दी थी, अब आज हम पढ़ेंगे ड्यूअलिस्टिक थ्योरीज। देखिए, ड्यूअलिस्टिक थ्योरीज कौन कौन सी होती है। ड्यूअलिस्टिक थ्योरीज हिंदी में इन्हें बोलते हैं द्वैतवादी संकल्पनाएं। ओके, ये पढ़ेंगे आज हम इनके बारे में। हमारे सिलेबस में टोटल इसकी 6 थ्योरीज है, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ओके, मैंने अपने इस वीडियो के नोट्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, वहां पे आप उसका लिंक देख लेना और वहां से डाउनलोड कर लेना। वे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने डाले हुए। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे ड्यूअलिस्टिक। एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि ड्यूअलिस्टिक थ्योरीज कौन कौन सी है, किस किस ज्योग्राफर ने भी दी है। देखिए, इनमें सबसे पहले आती है प्लैनेटेजिमल थ्योरी। प्लैनेटेजिमल हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ये किसने दी थी? ये दी थी चैम्बरलिन और मोल्टन ने। और कब दी थी? 1905 में। ओके, ये है चैम्बरलिन एंड मोल्टन, ये दी थी 1905 में। ओके, सेकंड हमारी होगी टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस जो जीन्स एंड जेफरी ने दी थी। जीन्स एंड जेफरी ने दी थी। और कब दी थी ये कब दी थी? ये दी थी 1990 से लेके 1919 से लेके 1929 तक, 2 बार दी थी। क्योंकि 1919 में तो जीन्स ने दे दिया था, फिर इसमें कुछ करेक्शन किए थे, ये जेफरी ने किए थे, हेरोल्ड जेफरी ने किए थे, वे 1929 में किए थे। तो इसे 1919 टू 1929। ओके, थर्ड हाइपोथेसिस हमारी बाइनरी स्टार थ्योरी। बाइनरी स्टार थ्योरी, बाइनरी, इसे द्वितारक परिकल्पना भी कहा जाता है। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ये किसने दी थी? एच.एन. रसल। एच.एन. रसल ने दी थी ये। और ये कब दी थी? 1937 में। ओके, ये दी थी 1937 में। फोर्थ हमारी आती है इंटर स्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। डस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। ये किसने दी थी? ऑटो श्मिट। ठीक है, एससी कर लेना है। ऑटो श्मिट ने कब दी थी ये कब दी थी ऑटो श्मिट ने? ये दी थी 1943 में। ओके, 1943। नेक्स्ट आती है हमारी सुपरनोवा हाइपोथेसिस। सुपरनोवा हाइपोथेसिस, ओके, ये किसने दी थी हमारी? सुपरनोवा हाइपोथेसिस हमारी किसने दी थी? सुपरनोवा दी थी हमारी एफ हॉयल ने। एफ हॉयल। और ये कब दी थी? 1946 में। ठीक है, और जो हमारी मोस्ट वैलिडेटेड थ्योरी कौन सी है? बिग बैंग। बिग बैंग हाइपोथेसिस। ओके, ये किसने दी थी? ये तो मैंने आपको बताया था। इसमें जॉर्ज लेमेत्रे एंड एडविन हबल, इन दोनों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये कब आई थी? 1927 टू 29। ओके,
तो आज हम इन 6 की 6 हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इन 6 की 6 हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लैनेटेजिमल हाइपोथेसिस। ओके, देखिए बात करते हैं प्लैनेटेजिमल हाइपोथेसिस की। फर्स्ट हाइपोथेसिस, बात करते हैं प्लैनेटेजिमल हाइपोथेसिस। प्लैनेटेजिमल हाइपोथेसिस ये चैम्बरलिन ने दी थी। चैम्बरलिन एक जियोलॉजिस्ट थे, चैम्बरलिन एक जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और इनके साथ मोल्टन, फॉरेस्ट रे मोल्टन, इन दोनों ने मिलकर ये ज्योग्राफी दी थी। चैम्बरलिन कौन थे? चैम्बरलिन थे जियोलॉजिस्ट, और एफ आर मोल्टन कौन थे? फॉरेस्ट रे मोल्टन। ध्यान रखना, एफ आर मोल्टन कौन थे? ये थे एस्ट्रोनॉमर, ये थे एस्ट्रोनॉमर। ओके, ये एस्ट्रोनॉमर थे। इन दोनों ने मिलके इस थ्योरी को दिया था 1905 में। कब दिया था? 1905 में। ओके, अब इस थ्योरी में इन्होंने क्या समझा, कैसे इन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया? देखिए, चैम्बरलिन ने बोला, पहले मैंने आपको ड्यूलिस्टिक थ्योरीज के बारे में बताया था, इसमें 2 और मोर हैवी सेलेस्टियल बॉडी होगी, 2 और मोर हैवी सेलेस्टियल बॉडी होगी, ठीक है ना, मैंने पहले ही बोला था। तो चैम्बरलिन ने बोला कि इसमें 2 बॉडी होगी, एक होगा हमारा प्रोटोसन जो कि सॉलिड होगा और कूल होगा, ठंडा होगा और सॉलिड होगा प्रोटोसन, और इसके साथ में एक कंपेनियन स्टार होगा जो कि जायंट स्टार होगा, विशालकाय होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी प्रोटोसन से। उन्होंने ये कहा, देखिए उन्होंने कहा कि एक सन होगा, ये सन है जो कि कैसा है? सॉलिड है प्लस कूल है, ठंडा और सख्त है, ठीक है। और इसके पास एक कंपेनियन स्टार होगा, एक जो बहुत दूर है इससे काफी दूर है, काफी डिस्टेंस पे है, लेकिन ये जो कंपेनियन स्टार होगा, कंपेनियन स्टार, इसे इंट्रूडिंग स्टार भी बोलते हैं, इंट्रूडिंग स्टार। ये जायंट होगा, ये बहुत विशाल होगा, ठीक है ना, जायंट स्टार होगा ये। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ऐसा चैम्बरलिन ने माना। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हाई होगा, जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो इसका ग्रेविटेशनल इतना ज्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ये सन की जो आउटर लेयर है, जो सन की आउटर लेयर है, क्योंकि इन्होंने पहले सन को क्या माना स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में क्या माना? सॉलिड और ठंडा, ठीक है। तो सन की आउटर लेयर से कुछ पार्टिकल्स डिटैच होने लगते हैं, कुछ पार्टिकल्स डिटैच होने लगते हैं आउटर लेयर से, कुछ पार्टिकल्स डिटैच होने लगते हैं, जिनको चैम्बरलिन ने बोला कि ये सभी डस्ट पार्टिकल है। इनमें कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे डस्ट पार्टिकल है। चैम्बरलिन ने इनको डस्ट पार्टिकल बोला। अब चैम्बरलिन क्या कहते हैं? चैम्बरलिन कहते हैं कि इसमें जो बड़े डस्ट पार्टिकल है, सपोज करो ये बड़ा डस्ट पार्टिकल है, ये छोटा डस्ट पार्टिकल है, बड़े डस्ट पार्टिकल अपने आसपास के छोटे डस्ट पार्टिकल्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करने लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट करने लगते हैं। बड़े जो पार्टिकल होते हैं, बिग पार्टिकल, जो बिग डस्ट पार्टिकल होते हैं, बिग डस्ट पार्टिकल, वे अट्रैक्ट करते हैं किसको? स्मॉल डस्ट पार्टिकल को, स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को वे अट्रैक्ट करने लगते हैं। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करने लगते हैं। जब वे अट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने इसे बोला प्लैनेटेजिमल। इस न्यूक्लियस को बोला, जो न्यूक्लियस बनता है, जो ये न्यूक्लियस बनता है, बड़ा
डस्ट पार्टिकल, बिग डस्ट पार्टिकल, और छोटे 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 जिन्हें वो अट्रैक्ट करता है। तो ये जो न्यूक्लियस बनता है इसको प्लैनेटेजिमल बोला, इसको बोला इन्होंने प्लैनेटेजिमल। ओके, इसको इन्होंने बोला प्लैनेटेजिमल। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है, ये जो डस्ट पार्टिकल है अभी सॉलिड फॉर्म में है, ये धीरे धीरे अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे ये अट्रैक्ट करते हैं समय के साथ ये और बड़े होने लगते हैं, समय के साथ ये बड़े प्लैनेटेजिमल हो जाते हैं, स्मॉल प्लैनेटेजिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं, बिग प्लैनेटेजिमल्स अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं फिर दोबारा से स्मॉल प्लैनेटेजिमल्स को, स्मॉल प्लैनेटेजिमल्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इस तरह से बड़ा जो प्लैनेटेजिमल होता है स्मॉल प्लैनेटेजिमल को अट्रैक्ट करता है, इस तरह से एक प्लैनेट का निर्माण होता है। और समय के साथ साथ ऐसे ही ये धीरे समय के साथ साथ सभी 9 के 9 प्लैनेट्स का निर्माण हो जाता है टाइम के साथ, विद पैसेज ऑफ टाइम 9 के 9 प्लैनेट का इसी प्रोसेस से निर्माण हो जाता है। और जो सन का रिमेनिंग पोर्शन बचता है, जो प्रोटोसन का, ये हमारा प्रोटोसन होता है, प्रोटोसन जो इसका रिमेनिंग पोर्शन बचता है, सब डस्ट पार्टिकल्स निकलने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है वो हमारा आज का सन होता है, प्रेजेंट सन, वो हमारा आज का प्रेजेंट सन होता है। इन्होंने ये बताया। और इन्होंने एक बात और बोली है, इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और बोली है, इन्होंने कहा कि इसी प्रोसेस से, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन वाले प्रोसेस से, इसी प्रोसेस से निर्माण होता है किनका, सैटेलाइट्स का। उन्होंने कहा कि इसी प्रोसेस से सैटेलाइट का भी, इसी रिपीटेटिव प्रोसेस से सैटेलाइट्स का भी निर्माण होता है। ऐसे ही भाई जैसे इससे सन से अट्रैक्ट हुआ, प्लैनेटेजिमल्स आए, उनसे क्या हुआ, प्लैनेट्स बने। ठीक है, अब क्या होता है भाई, प्लैनेट्स है, कोई बड़ा प्लैनेटेजिमल है, कोई छोटा प्लैनेटेजिमल है, प्लैनेटेजिमल है, तो उससे क्या होगा, वो अट्रैक्ट उससे करेगा दूसरे से, फिर उनसे जो प्लैनेटेजिमल आएंगे उनसे क्या बनता है, सैटेलाइट्स का निर्माण होता है। उन्होंने ये बताया। ठीक है, लेकिन अब हम इसको इवेल्युएट करेंगे, इसका इवेल्युएशन, इसका रिजल्ट क्या है। देखिए, सबसे पहले तो जो इन्होंने बताया कि इससे जो डस्ट पार्टिकल आते हैं उनसे प्लैनेटेजिमल सॉलिड बताया, सॉलिड एंड कूल डस्ट पार्टिकल बताया जो प्लैनेटेजिमल बनते हैं। हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में, देखो मैं सीक्वेंस में बताता हूं एक एक करके, इसे या तो आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर हम अब इसे इवेल्युएट करेंगे। मैंने इसके नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, देखिए फर्स्ट इवेल्युएशन, इन्होंने कहा कि सॉलिड पार्टिकल्स से हमारे प्लैनेट्स बनते हैं। पहली तो इनकी कमी है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 2 तरह के प्लैनेट्स है, एक इनर प्लैनेट, एक आउटर प्लैनेट। ठीक है, इनर प्लैनेट हमारे सॉलिड है और आउटर प्लैनेट हमारे गैसियस है। ठीक है, जो सॉलिड प्लैनेट्स है वे पहले कभी लिक्विड स्टेट में रहे होंगे, वे पहले कभी लिक्विड थे। इसका मतलब इनकी जो थ्योरी थी यहां पे गलत हो जाती है। ठीक है, इनकी थ्योरी यहां पे गलत हो जाती है। दूसरा क्या है, दूसरा ये कहते हैं कि 9 प्लैनेट्स बनते हैं, 9 प्लैनेट्स बनते हैं। अब इनकी थ्योरी पे कहां करेक्शन आता है, 9 ही क्यों बने, 8 क्यों नहीं बने, 10 क्यों नहीं बने, क्योंकि हमें पता है कि 2006 में प्लूटो से प्लैनेट का दर्जा भी खत्म हो गया था, एक ड्वार्फ प्लैनेट हो गया। ठीक है, तो ये थ्योरी भी यहां पे गलत हो जाती है। ठीक है, इस तरह से इनकी इस थ्योरी को नकार दिया जाता है। लेकिन ये थ्योरी हमें सबसे पहले ये बता के जाती है, क्योंकि ये 1905 में आई थी, कि इनिशियल फेज में 2 सेलेस्टियल बॉडी थी। ओके,
अब हम पढ़ेंगे टाइडल हाइपोथेसिस। ओके, जो हमारी नेक्स्ट हाइपोथेसिस आती है वो आती है हमारी टाइडल हाइपोथेसिस। देखिए, सेकंड टाइडल हाइपोथेसिस, ये कब दी थी? ये दी थी 1919 टू 1929। इनिशियली ये जो थ्योरी दी थी वो थ्योरी दी थी सर जेम्स जीन्स ने 1990 में। सर जेम्स जीन्स ने 1919 में ये थ्योरी दी थी, लेकिन 1929 में इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने के बाद फिर ये दोबारा थ्योरी दी गई। ये दोबारा थ्योरी दी सर हैरल्ड जेफरी ने। ओके, ये दी थी 1929 में। इसलिए इसमें 10 इयर्स का टाइम लगा थोड़ा सा। ठीक है, अब बात करते इस थ्योरी के प्रोसेस की। देखिए, हमने प्लेनेटेजिमल थ्योरी में क्या पढ़ा था कि जो हमारा प्रोटोसन था वो कैसा था? सॉलिड और कूल था। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी में जीन्स ने बोला कि नहीं, जो हमारा प्रोटोसन है वो एक बिग गैसियस बॉल है। उन्होंने इसे एक बिग गैसियस बॉल बताया, सन को, प्रोटोसन को। ठीक है, उन्होंने बताया बिग गैसियस बॉल प्रोटोसन को। और इन्होंने कहा कि इसके साथ में ये जो सन है ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है और इसके साथ में एक कंपेनियन स्टार है। एक कंपेनियन स्टार है जो बहुत ही बड़ा है, जेंट स्टार है। इसे अप्रोचिंग स्टार भी बोला उन्होंने। जो अप्रोचिंग स्टार क्यों बोला? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली सन की तरफ को मूव कर रहा है, कंटिन्यूअसली। इसलिए इन्होंने इसे बोला जायंट अप्रोचिंग स्टार। जायंट अप्रोचिंग स्टार बोला, जो सन की तरफ को कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से इसके टाइडल फोर्स की वजह से, जायंट स्टार के टाइडल फोर्स की वजह से, जायंट स्टार के टाइडल फोर्स की वजह से सन की आउटर लेयर से, सन की आउटर लेयर से सिगार के शेप का फिलामेंट डिटैच होने लगता है। सिगार के शेप का कंटिन्यूअसली मूव करता है। ठीक है, नीचे देखिए, इससे ऐसा एक फिलामेंट मूव करने लगता है, बाहर को आने लगता है, इस तरह का बाहर को आने लगता है। ठीक है, जो जेंट जैसे सिगार होता है ना, जैसे आपने फिल्मों में, सीरियल्स में देखा होगा, सिगार के शेप का इस तरह का एक फिलामेंट, गैसियस फिलामेंट मूव करने लगता है। और ये जैसे जैसे और नजदीक जाता है तो ये फिलामेंट इससे डिटैच हो जाता है, इस तरह का निकल के आता है बाहर। ये गैसियस फिलामेंट होता है, गैसियस फिलामेंट, गैसियस फिलामेंट होता है। ठीक है, ये आने लगता है बाहर को। अब टाइम के साथ साथ जो गैसियस फिलामेंट है इसकी कूलिंग और कंडेंसेशन होने लगता है, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर प्लैनेट्स की बिल्डिंग बनने वाला है। हमारे जो फ्यूचर प्लैनेट्स है, जो हमारे अभी 9 फ्यूचर प्लैनेट बनने वाले, यहां पे देखिए, ये जो फिलामेंट है उनकी बेसिक स्ट्रक्चर ये फिलामेंट होता है, फिलामेंट, ये गैसेस फिलामेंट। ठीक है, ये उनकी बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जो हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं उनका बिल्डिंग मटेरियल यही होता है। अब क्या होता है, टाइम के साथ साथ ये कूल और कंडेंस होने लगता है, कूल और कंडेंस होने लगता है टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे कूल और कंडेंस होने लगता है तो इसका जो इसका साइज है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। कूलिंग के साथ साथ इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। और आपको पता है
जैसे जैसे कूलिंग के साथ साथ साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कौन सी फॉर्म में आने लगेगा, सॉलिड फॉर्म में आने लगता है। तो इसका साइज जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा इससे लेयर्स आएगी, लेयर्स। जैसे आपने देखा ना जब कोई चीज सूखने लगती है तो उसकी लेयर्स फटने लगती है, जैसे प्याज होती है, ऑनियन होती है, ऑनियन पे लेयर्स होती है बहुत सारी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे जैसे सूखने लगती है वो लेयर्स अलग होने लगती है, ऊपर वाली, अंदर वाली जैसे जैसे सॉफ्ट होती है वे एक दूसरे चिपकी रहती है, जैसे वो सूखेगी, जैसे ऑनियन में देखा होगा वे डिटैच होने लगती है। इसी तरह इससे जैसे जैसे टाइम के साथ साथ ये कूल और कंडेंस होता रहेगा तो लेयर्स डिटैच होती रहेगी। इससे नो लेयर्स डिटैच होती है, नो लेयर्स से डिटैच होने लगती है, जिससे हमारे फ्यूचर पार्टिकल्स बनते हैं जो कि हमारे प्लैनेट्स के रूप में होते हैं, फ्यूचर पार्टिकल्स। इससे 9 लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स अलग होते हैं जो हमारे निर्माण करते हैं किनका, 9 प्लैनेट्स का, जो हमारे 9 प्लैनेट्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये जीन्स और जेफरी ने बताया। अब हम इसका इवैल्यूएशन करते हैं। देखिए सबसे पहले तो पहला ही इवैल्यूएशन करेंगे कि अगर हमारे ये 9 प्लैनेट्स उस फिलामेंट के, जो फिलामेंट डिटैच हुआ उस फिलामेंट से बने और कूल और कंडेंस होने के बाद बने हैं और सॉलिड फॉर्म में आते हैं, तो हमारे आउटर लेयर के जो गैसेस प्लैनेट है वे कहां गए, उनका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखेंगे। ठीक है, दूसरी बात हमें पता है कि जो सन होता है हमारा, पहला तो देख लेते हैं फर्स्ट क्या है इसका इवैल्यूएशन है। फर्स्ट क्या है डिमेरिट, कि हमें पता है कि आउटर प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम कैसे है, गैसियस है, तो ये रॉन्ग। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमें पता है कि सन किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम से मिलकर बना होता है, जिनका एटॉमिक वेट बहुत कम होता है, जिनका एटॉमिक वेट बहुत कम होता है। और जो हमारे प्लैनेट्स है उन पे जो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक वेट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो सन से तो इसका मतलब डिटैच नहीं हुए पार्टिकल, तो इसका मतलब ये थ्योरी भी रॉन्ग हो गई। इस प्रकार इनकी थ्योरी को नकार दिया गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी हमारी क्या है, बाइनरी स्टार थ्योरी। ओके, बाइनरी स्टार थ्योरी। बाइनरी स्टार थ्योरी बेसिकली जो कमियां थी टाइडल हाइपोथेसिस में उनको सुधार करने के लिए इस थ्योरी को लाया गया, बाइनरी स्टार थ्योरी। थर्ड थ्योरी हमारी क्या है, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। ओके, ये कब आई थी, 1937 में। 1937 में ये थ्योरी आई थी। और किसने दी थी, ये रसल ने दी थी, HN रसल। ठीक है ना, ये एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, HN रसल, एन एस्ट्रोनॉमर। ठीक है ना, ये एक एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या है। अब तक क्या था कि चाहे प्लेनेटेजिमल थ्योरी हो हमारी, चाहे हमारी टाइडल थ्योरी हो, दोनों में अब तक 2 सेलेस्टियल बॉडीज का यूज किया जा रहा था, एक प्रिमिटिव सन और दूसरा कंपेनियन स्टार। लेकिन इस थ्योरी में रसल ने 3 सेलेस्टियल बॉडी का यूज किया, 3 सेलेस्टियल बॉडीज। पहली तो हमारा प्रोटोसन यूज किया, क्योंकि पहली थ्योरी में क्या था, टाइडल थ्योरी जो थी उसमें क्या था कि एटॉमिक वेट जो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक वेट बहुत कम है, जो सन से निकले उनके द्वारा जो कहा गया था सन से निकले। लेकिन रियल में क्या है कि जो प्लैनेट्स हैं उनका एटॉमिक वेट, उस पे जो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक वेट बहुत ज्यादा है, इसलिए वो थ्योरी खारिज कर दी गई थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसमें कुछ संशोधन करते हुए कहा कि नहीं, 3 सेलेस्टियल बॉडी है, एक प्रिमिटिव सन है, वो तो जैसे का तैसा है, एक प्रिमिटिव सन है, एक प्रिमिटिव सन है जो हमारा प्रोटोसन है,
ठीक है। दूसरा, इसके साथ एक कंपेनियन स्टार है जो सन के चारों ओर रिवॉल्व हो रहा है। एक कंपेनियन स्टार है, स्टार कौन सा है ये? कंपेनियन स्टार, कंपेनियन स्टार है जो सन के चारों ओर रिवॉल्व हो रहा है। और थर्ड है जांट अप्रोचिंग स्टार, जांट अप्रोचिंग स्टार है जो इसके अलग डायरेक्शन में, अगर ये इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो वो जायंट अप्रोचिंग स्टार इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। अब बात आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। देखिए, इसका डिस्टेंस इसके डिस्टेंस से कम है, तो इसका मतलब, क्योंकि जायंट है, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स सन पे बहुत कम लगेगा। सन पे इसका मतलब लगेगा या न के बराबर लगेगा, बहुत कम लगेगा। तो इसका ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लगेगा? इस स्टार पे। यहां पे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा यहां पे ज्यादा और यहां पे कम लगेगा। क्यों? क्योंकि रसल ने बताया कि इन दोनों स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस रहा होगा, डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स जो रहा होगा वो 48 लाख टू 64 लाख किलोमीटर रहा होगा। रसल ने यह बताया। इसका मतलब इन्होंने एक तरह से जो प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है एक दूसरे का, या सन से डिस्टेंस है, उसको भी थोड़ा बताने की कोशिश की इन्होंने। तो इन्होंने बताया कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहा होगा वो इतना रहा होगा, जिसकी वजह से इस जायंट स्टार का टाइडल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स इस स्टार पे, कंपेनियन स्टार पे बहुत ज्यादा लगा और इसकी शेप हल्की हल्की, कंपेनियन स्टार की शेप हल्की हल्की ऐसे होने लगी। ठीक है, ये कंपेनियन स्टार है। इसकी शेप ऐसे होने लगी। ठीक है, ये हमारा जायंट स्टार है। तो इससे जो पार्टिकल्स डिटैच होके आने लगे, इससे पार्टिकल्स डिटैच होने लगे। जो पार्टिकल्स कंपेनियन स्टार से डिटैच हुए, क्योंकि हमें पता है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। सॉरी, एक सेकेंड, ये इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। जो ये पार्टिकल्स आए, तो पार्टिकल्स क्योंकि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स में थे, इसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो पार्टिकल्स भी इसके साथ साथ इसी साइड को रिवॉल्व करने लगेंगे, इसी साइड को रिवॉल्व करने, मींस अपोजिट टू द कंपेनियन स्टार। ओके, इन्होंने ये बताया। इस प्रकार इन्होंने रिवोल्यूशन का भी बारे में बताया। जो सेपरेटेड पार्टिकल्स थे जायंट स्टार से, जो ग्रेविटेशन फोर्स से आए थे, वे ही पार्टिकल्स आगे चलकर हमारे प्लैनेट्स का निर्माण करते। इस तरह से इन्होंने ये बताया। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम इसे भी तो इवेल्युएट करेंगे ना, इसे भी तो इवेल्युएट करेंगे। पहला तो इवेल्युएशन हमारा यही है कि जो कंपेनियन स्टार है, जिस कंपेनियन स्टार से सारे पार्टिकल्स निकले बाहर आए, जो उसका रेजिडुअल पोर्शन था, रेजिडुअल पार्ट था उस कंपेनियन स्टार का, वो कहां गया? फर्स्ट इसका तो एक तो यही है, रेजिडुअल पार्ट ऑफ कंपेनियन स्टार, ये हो गया। ये रेजिडुअल पार्ट कंपेनियन स्टार का कहां गया? ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हमें पता है कि जो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है, वे सभी सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में, सन की ग्रेविटी में आते हैं, सभी के सभी, सबको हमें पता ही है ये बात।
लेकिन यहां पे जो जायंट स्टार था उसकी ग्रेविटी की वजह से कंपेनियन स्टार से पार्टिकल्स आए, तो इसका मतलब है पार्टिकल सन की ग्रेविटी में तो है नहीं, सन के ग्रेविटेशन फील्ड में तो है नहीं, तो वो कहां है, नो ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर प्लैनेट्स मींस पार्टिकल्स। ओके, ये भी इन्होंने बताया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सुपरनोवा हाइपोथेसिस। हमारी जो चौथी हाइपोथेसिस आती है 4th नंबर पे, वो है हमारी सुपरनोवा हाइपोथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है। 4th हमारी है सुपरनोवा हाइपोथेसिस। ओके, ये कब आई थी सुपरनोवा हाइपोथेसिस हमारी, कब आई थी हमारी सुपरनोवा हाइपोथेसिस? ये आई थी 1946 में। और किसने दी थी ये? हॉयल ने, एफ हॉयल ने सुपरनोवा हाइपोथेसिस दी थी। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक मैथमेटिशियन थे, प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। एफ हॉयल एक मैथमेटिशियन थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, ठीक है, वहां पे मैथमेटिशियन। देखिए क्या कहते हैं ये कहते हैं कि दो स्टार थे। इन्होंने बताया अपनी थ्योरी में कि दो स्टार थे, जिसमें से एक स्टार इन्होंने माना सन, जो हमारा प्रिमिटिव सन है उसको एक स्टार माना, और दूसरा एक जायंट कंपेनियन स्टार, जो कंपेनियन स्टार था एक दूसरा इन्होंने वो माना। ठीक है, और दोनों के दोनों गैसियस माने। खास बात यह थी दोनों के दोनों गैसियस माने। क्यों माने गैसियस? क्योंकि इन्होंने बताया कि जो दोनों है हमारा प्रिमिटिव सन और हमारा कंपेनियन स्टार, दोनों के दोनों हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, जिनसे दोनों के बीच हाइड्रोजन में जब रिएक्शन होती है, किसके द्वारा होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन, मतलब नाभिकीय संलयन के द्वारा जब रिएक्शन होती है तो हीलियम बनता है। हीलियम बनने से क्या होता है? उसमें क्या होता है? बर्स्ट होता है, जिससे आपने देखा होगा सन के चारों ओर जो आपने देखा होगा ना फायर बॉल है, एकदम पूरा फायर बॉल रहता है बाहर को, वो हीलियम की वजह से है। ठीक है, तो इन दोनों में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है दोनों में। लेकिन हॉयल क्या कहते हैं? हॉयल कहते हैं कि नहीं, जो रेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो कंपेनियन स्टार में ज्यादा होता है। देखिए मैं बताता हूं अभी कैसे। इन्होंने कहा कि ये एक सन है, प्रिमिटिव सन, जो पहला सन था, प्रोटोसन। ठीक है, ये एक कंपेनियन स्टार है, कंपेनियन स्टार है। ठीक है, जो इसके चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, इसके चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है। अब दोनों में रिएक्शन, क्यों गैसियस है, हाइड्रोजन के है, तो इन दोनों में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। अभी ये नोवा है, सिर्फ नोवा। अब ये नोवा फेज में है अभी, ये जो कंपेनियन स्टार है। तो दोनों में जब रिएक्शन होती है तो हीलियम बनता है। रिएक्शन किसके द्वारा होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम। और सेम प्रोसेस क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। दोनों में सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन हॉयल कहते हैं कि कंपेनियन स्टार का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन रेट प्रोटोसन के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन रेट से कहीं ज्यादा होता है, जिससे इसमें बर्स्ट हो जाता है एकदम, ये ऐसे बिखर जाता है। देखिए नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये सन है और ये एकदम फट गया, ऐसे ऐसे फट गया।
पूरा ये फट गया, ये हमारा कंपेनियन स्टार है। जब ये फट गया तो ये क्या बन गया, कंपेनियन स्टार हमारा अब बन गया ये सुपर नोवा। अब हमारा ये सुपर नोवा बन गया। तो इससे बहुत सारे गैसियस डस्ट पार्टिकल सब बिखर गए, सब तितर बितर हो गए, इधर उधर हो गए, सब बिखर गए। अब वे बिखरने के बाद सन के चारों ओर डिस्क शेप में फैल गए। सन के चारों ओर डिस्क शेप में, वे डिस्क शेप में ऐसे फैल गए सन के चारों ओर। ये हमारा प्रोटोसन है, इसके चारों ओर डिस्क शेप में ऐसे ऐसे ये फैल गए। इसमें गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स दोनों है, ठीक है ना, दोनों है इसमें, गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स दोनों है, जो डिस्क की शेप में सन के चारों ओर फैल गए। ठीक है ना। देखिए मैं थोड़ा सा इसे बना देता हूं जिससे हमारी समझ में अच्छे से आ जाए। ओके, ठीक है ना। देखिए तो ये इसके चारों डिस्क शेप में ऐसे फैल गए। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे जो टाइम के साथ साथ, क्योंकि सन तो एक अभी भी जियांट बॉडी है, सन इन पार्टिकल्स को देखे क्योंकि ये बिखरे हुए हैं। भाई इकट्ठे रहोगे तो मजबूत रहोगे, छोटे छोटे हो जाओगे तो कमजोर पड़ जाओगे। सेम थ्योरी यहां पे है, जब तक इकट्ठा रहा तो ये मजबूत था, अब ये बिखर गया और इसके चारों ओर डिस्क शेप में आ गया तो ये कमजोर हो गया। तो इस वजह से, क्योंकि सन अभी भी हमारा एक है, सन अभी भी एक, तो इसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गए, ये इन्हें अट्रैक्ट करने लगे। तो इन्होंने वो वाली जो डीमेरिट थी वो वाली इन्होंने खत्म कर दी कि ग्रेविटी में कैसे आए प्लैनेट्स हमारे सन की, बताई थी ना मैंने। ठीक है, तो ग्रेविटी में आ गए सन की। तो अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स थे यही बिल्डिंग मटेरियल होते हैं हमारे फ्यूचर 9 प्लैनेट्स का, ये होयल ने बताया। और ये इसकी ग्रेविटी में भी आ गए, तो धीरे धीरे यही हमारे 9 प्लैनेट्स बन गए। यहीं से 9 प्लैनेट्स का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। लेकिन देखिए फिर वही बात है, कमियां तो सभी में आएगी, हर थ्योरी में कुछ ना कुछ डिमेरिट्स होती है, इस थ्योरी में भी डिमेरिट्स है। हमें पता है कि फिर वही बात आ गई, हमें पता है कि हाइड्रोजन में न्यूक्लियर फिजन होने के बाद भाई इनमें बम्बार्डमेंट होने का बर्स्ट हुआ, तो जिससे इनके जो एलिमेंट है, बेसिक एलिमेंट, वे तो लाइट ही है। लेकिन हमें पता है कि जो हमारे प्लैनेट्स है उनके तो हैवी एलिमेंट्स है, वे कहाँ हैं। तो इसलिए इनकी थ्योरी को इवेल्युएट जब हम करते हैं, इनकी थ्योरी को जब हम इसे इवेल्युएट करते हैं तो वेयर इज हैवी एलिमेंट्स, वेयर इज हैवी एलिमेंट्स और हैवी एलिमेंट्स कहाँ हैं, क्योंकि हमारे जो प्लैनेट्स है वे तो हैवी एलिमेंट्स से बने हैं। ठीक है, ये इनकी थ्योरी में कुछ कमियां रही हैं। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी, जो हमारी 5th नंबर पे आती है, हम उसे पढ़ेंगे। ओके, देखिए या तो आप लोग मेरे साथ डायग्राम बना लिया करो या उतार लिया करो, कुछ भी बोर्ड से उतारना है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ओके, देखिए हमारी नेक्स्ट थ्योरी क्या है, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। ओके, ये एक रशियन साइंटिस्ट थे ऑटो श्मिट, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। ऑटो श्मिट एक रशियन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये थ्योरी 1943 में दी थी। देखिए इन्होंने बहुत सारी बातों को खारिज करते हुए ये बोल दिया कि यूनिवर्स में बहुत सारा डार्क मैटर बिखरा हुआ है, बहुत सारा, जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना है। इन्होंने कहा कि डार्क मैटर जो है बेसिकली वो गैस और डस्ट पार्टिकल्स का बना हुआ है, इन्होंने ये बोल दिया। इन्होंने बोला कि जो डार्क मैटर है ये गैस और डस्ट पार्टिकल्स का बना हुआ है, और ये कहां से आया है, ये
रेजिडुअल पार्ट है, जब स्टार्स बनते हैं या मेट्राइट्स बनते हैं उनके, या मेट्योर्स होते हैं उनके रेजिडुअल पार्ट से ये डार्क मैटर आया है, उन्होंने ये बोल दिया। ठीक है, इस डार्क मैटर को ओटो ने बोल दिया इंटरस्टेलर। देखिए, इन्होंने बोला कि यूनिवर्स में डार्क मैटर है, डार्क मैटर, बहुत सारा डार्क मैटर बिखरा हुआ है यूनिवर्स में। ठीक है, बहुत सारा, जो बेसिकली किसका बना हुआ है, गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स, इनका बना हुआ है। ओके, ओटो ने ये बोला। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं ये, कि ये जो डार्क मैटर है, ये गैस और डस्ट पार्टिकल से आए कहां से, बेसिकली ये रेसिड्यू है किसका, स्टार्स एंड मेट्योर्स का, मेट्योर्स का ये रेसिड्यू है। और इस गैस और डस्ट पार्टिकल को इन्होंने क्या बोल दिया, गैसियस एंड डस्ट पार्टिकल्स, इसको क्या बोल दिया इन्होंने, इंटरस्टेलर, इसको इन्होंने इंटरस्टेलर बोल दिया। मींस ये इंटरस्टेलर क्या है, डार्क मैटर, बेसिकली हमारा ये डार्क मैटर है इंटरस्टेलर, हमारा ये इंटरस्टेलर डार्क मैटर है जो कि नॉन यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है। ठीक है, देखिए अब ये डार्क मैटर में दो तरह के पार्टिकल्स हो गए, एक तो गैसेस हो गए, एक डस्ट पार्टिकल जो सॉलिड हो गए। ठीक है, और ये जो इंटरस्टेलर गैसियस डस्ट पार्टिकल है, उन ओटो ने कहा कि ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करने लगते हैं। देखिए ये उतार लीजिए इसे, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा। मैंने इस वीडियो लेक्चर के नोट्स भी अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाले हुए, वे दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश, वहां से आप उन्हें दे सकते हैं, जिससे आपको समझने में और ज्यादा आसानी होगी। वैसे तो मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में समझा दिया है, लेकिन वहां पे आपको और ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, देखिए ये सभी डस्ट पार्टिकल, ये सन है, ये सभी डस्ट पार्टिकल्स, सभी डस्ट पार्टिकल्स सन के चारों ओर रिवॉल्व करने लगते हैं। ठीक है ना, सन के चारों ओर रिवॉल्व करने लगते हैं। सन के चारों, इसमें दो तरह के, एक तो गैसियस होते हैं, गैसियस जो होते हैं वे लेस इन नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, लेस इन नंबर्स होते हैं। और जो सॉलिड डस्ट पार्टिकल होते हैं, सॉलिड डस्ट पार्टिकल होते हैं वे मोर इन नंबर्स होते हैं, मोर इन नंबर्स। ओके, और दोनों के दोनों रिवॉल्व करते रहते हैं, रोटेटिंग स्पीड इनकी दोनों की अच्छी खासी होती है, रोटेट करते रहते हैं। लेकिन जो गैसियस होते हैं ये कम होते हैं, जिससे ये लेस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक तरह से डिस्टेबलाइज होते हैं ये। और ये मोर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये, इससे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे इनसे क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये जो इसमें दो तरह के सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, एक होंगे स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स, एक होंगे बिग। जो बिग वाले होंगे वे स्मॉल पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं, इससे एक्रीशन की वजह से, इस एक्रीशन की वजह से, क्योंकि बिग पार्टिकल है ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, स्मॉल स्मॉल है, तो इस एक्रीशन की वजह से क्या होता है कि बिग पार्टिकल्स का साइज और बड़ा होने लगता है, जिससे
एस्टेरॉयड का निर्माण होता है, एस्टेरॉयड्स बनने लगते हैं। मोर एक्रीशन ऑफ स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, जिससे क्या होता है, एस्टेरॉयड बनता है, जिससे एस्टेरॉयड बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये एस्टेरॉयड ही फ्यूचर में हमारे सीक्वेंस में ऐसे ही इसी प्रोसेस से 9 प्लैनेट्स का निर्माण होता है, हमारे सभी प्लैनेट्स का निर्माण होता है, इसी से हमारे प्लैनेट का निर्माण होता है, सोलर सिस्टम के प्लैनेट का निर्माण होता है, ठीक है। ये हमारी इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि ये सभी डिस्क शेप में आ जाते हैं, ऐसे बिखर के, जितने भी गैसेस और डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और हमें ये भी पता है कि स्मिथ ने बोला है कि ये डार्क मैटर है, ठीक है, ये भी बोला है उन्होंने। लेकिन अब देखिए, इसका इवैल्यूएशन जब हम करेंगे तो हम क्या पाएंगे, देखिए। अब हम इसका इवैल्यूएशन करें, पहला तो हमारा यही बनता है इवैल्यूएशन कि डार्क मैटर पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स सन का नहीं है, पहला तो यही है। प्रिमिटिव सन इनकैपेबल था डार्क मैटर को कैप्चर करने में, पहला तो हमारा यही हो गया। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा, मेटियोर का रेसिडुअल पार्ट, और दूसरा इन्होंने बोला कि एस्टेरॉयड पहले बने, नहीं, पहला तो हम लिख देते हैं सन was incapable to capture the dark matter, okay, is दूसरा, हमें पता है कि एस्ट्रॉइड्स और मेटियोर या मेटराइट्स ये किससे बने, ये क्या है, ये प्लैनेट्स का रेसिडुअल पार्ट है, ना कि प्लैनेट्स इनसे बने हैं, ये प्लैनेट्स से बने हैं। एस्टेरॉइड्स और मेटियोर्स ये दोनों प्लैनेट्स से बने हैं, प्लैनेट्स के डिसइंटीग्रेट होने से बने हैं। मेटियोर्स एंड एस्टेरॉइड्स were formed due to disintegration of planets, ओके, ये प्लैनेट्स के डिसइंटीग्रेट होने की वजह से बने हैं। तो इसलिए इस थ्योरी को भी इसी तरह से खारिज कर दिया गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरी, जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है 6 नंबर पे आती है, बिग बैंग थ्योरी। वैसे मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ही, जब मैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ाया था, उसमें मैंने बिग बैंग थ्योरी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया, बहुत ज्यादा डिटेल में, लेकिन यहाँ भी हम थोड़ा सा उसका बेसिक पढ़ेंगे। बिग बैंग थ्योरी क्योंकि आज तक की, अभी तक कोई नई थ्योरी नहीं आती, तब तक बिग बैंग थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड वैलिडेटेड थ्योरी है, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, बिग बैंग थ्योरी ये बेल्जियम के एक कैथोलिक चर्च के पादरी, जिनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे, उन्होंने 1927 में ये थ्योरी दी, जॉर्ज लेमेत्रे ने। वे एक साइंटिस्ट भी थे, लेकिन साथ में कैथोलिक चर्च के पादरी भी थे। उन्होंने ये थ्योरी 1927 में दी। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी टाइनी बॉल है, एक फायर बॉल है,
फायरबॉल, फायरबॉल है जिसका टेम्परेचर एंड डेंसिटी दोनों बहुत ज्यादा हाई है। हाई, हाई में भी अनइमेजिनेबल हाई, इतनी ज्यादा हाई है। हाई में भी अनइमेजिनेबल, ठीक है ना, इतनी ज्यादा हाई है। उसमें एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोड होता है जिससे सारा इसका मैटर बिखर जाता है, सारा मैटर बिखर जाता है। उन्होंने ये बोला। उसके बाद इस मैटर से कैसे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कैसे हीलियम्स आते हैं, हीलियम्स आपस में रिएक्शन करते हैं जिससे स्टार्स का निर्माण होता है, जिससे स्टार्स का निर्माण होता है। क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो हीलियम बनते हैं जिससे स्टार्स का निर्माण होता है। और स्टार्स के निर्माण की वजह से हमारी गैलेक्सीज बनती है, हमारी गैलेक्सीज बनती है, ठीक है। क्योंकि बड़ी गैलेक्सी में भाई हमारे पास टोटल 100 बिलियन गैलेक्सी है, अब तक विजिबल जो गैलेक्सीज है वे 100 बिलियन गैलेक्सी है। और हर गैलेक्सी में ऑन एन एवरेज 100 बिलियन ही स्टार्स है, हर गैलेक्सी में, ठीक है, हर गैलेक्सी में स्टार्स है। तो इस तरह से स्टार्स का निर्माण होता है, जो फिर ये इस तरह से धीरे धीरे स्टार्स का निर्माण होता है, बाद में प्लैनेट्स का निर्माण होता है। लेकिन इनकी इस थ्योरी को, लेमेत्रे की थ्योरी को, इनको खारिज कर दिया गया था 1927 में। लेकिन इन्होंने क्या बोला, फिर इसके बाद आते एडविन हबल, जिनका हबल टेलीस्कोप है। उन्होंने अपने हबल टेलीस्कोप से देखा और बताया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गैलेक्सीज जो है, अगर ये फर्स्ट गैलेक्सी है, गैलेक्सीज जो है ये सेकंड गैलेक्सी है, एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। इट मींस हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और जिसकी वजह से धीरे धीरे सोलर सिस्टम भी हमारी एक गैलेक्सी का पार्ट है। कौन सी गैलेक्सी का? मिल्की वे गैलेक्सी का, मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी। क्योंकि हमें पता है सोलर सिस्टम भी मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, क्योंकि हमें पता है सन भी एक स्टार है, सन भी एक स्टार है। और जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका जो आर्म है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कैसी दिखाई देती है? देखिए ऐसी दिखाई देती है, वो ये हो गया, ये 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 ऐसी दिखाई देती है। जो उसका आर्म है ओरियन आर्म, ओरियन ओरियन आर्म, उस पे हमारा सोलर सिस्टम है और ये रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है, उस पे हमारा सोलर सिस्टम है और ये इसके चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है। जो कितना टाइम लेता है? 250 मिलियन ईयर, एक लैप करने में, एक लैप के लिए 250 मिलियन ईयर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में बताया। और जो टाइनी बॉल है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, जो अभी मैं बताने वाला हूं, जो ये हमारी टाइनी बॉल है जहां पे सारा का सारा टेम्परेचर और डेंसिटी कॉन्सेंट्रेट थी, इसे बोला गया सिंगुलैरिटी। ये आ चुका है एग्जाम में बहुत बार, इसे सिंगुलैरिटी बोला गया। इस थ्योरी ने सभी थ्योरीज को खारिज करते हुए ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है। इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया था, इसके प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लिया गया था, कैसे कैसे क्या हुआ कितने साल बाद। और ये थ्योरी आई थी हमारी 13.79 बिलियन ईयर्स पहले। ये मतलब थ्योरी तो हमारी 1927 में आई थी, लेकिन जो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जो बिग बैंग हुआ था, वो 13.79 बिलियन ईयर्स पहले। मतलब कि हमारा जो यूनिवर्स है वो इतना ज्यादा पुराना है, ठीक है। इस तरह से हमारी बिग बैंग थ्योरी आती है। मैंने अपने सभी नोट्स, हिंदी के भी और इंग्लिश में भी, दोनों के दोनों नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाले हुए हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाले हुए हैं। मैं पर लेक्चर्स के नोट डालता हूं और वहां से आप उन नोट्स को डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। ओके, थैंक यू।